बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है कफन पोश नावल एपिसोड नंबर 9। ये सब बातें मुझे मालूम हैं, लेकिन मुझे मोजी टीले के बारे में कुछ बताओ, मैंने नरमी से उसकी बात काटते हुए कहा। मैंने सरूप से सिर्फ एक बार इतना सुना था कि अगर वो मर भी गया तो मोजी टीले के बारे में कुछ भी ना बताएगा। कहीं ऐसा तो नहीं शांति के स्वरूप इस जंगल में उस खजाने पर नजर रखने ही के लिए यहाँ रहता हो? मैंने अपने शक का इजहार करते हुए कहा। तुमने कभी उससे पूछा होता कि टीले में ये खजाना किसने और किन हालात में दफन किया था और वो टीला जंगल में किस जगह वाक़े है? नहीं सिकंदर, वो सरगोशी के लहजे में बोली। एक औरत के नाते में उसे ये सवाल नहीं पूछ सकती थी कि उसने खुद को पूरी तरह मेरे सुपुर्द कर दिया था और मेरे लिए यही बहुत था कि वो जिंदा है और दुनिया की हर शय से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन ताज्जुब है कि सरूप ने तुमसे भी कभी ऐसे खजाने का जिक्र नहीं किया। मुमकिन है वो किसी मौजू वक्त का इंतजार में हो, यहाँ तक कि खुद उसका अपना वक्त खत्म हो गया। ये कहते कहते चेहरा शांति का मेरे शाने पे डलक आया और वो आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी और मुझे ऐसे लगा जैसे उसके गम में पूरा जंगल सिसकियां भर भर के रो रहा हो। मैं पुष्पा के जरिए मोजी के टीले का पता और उसमें छुपे हुए खजाने का अहवाल जब चाहता मालूम कर सकता था, लेकिन शायद अभी इसका वक्त नहीं आया था। शांति के नाजुक कांधे इतनी बड़ी दौलत का बोझ नहीं सहार सकते थे। इसका कोई बच्चा भी नहीं जो इस खजाने को बड़े होने के बाद संभाल सकता। लेकिन इस वक्त मेरे जहन में उभरने वाले ये सारे सवालात शायद बेमानी थे, क्योंकि शांति अपनी जात में खुद इतना बेशकीमत खजाना थी कि सबसे पहले मुझे इस खजाने की हिफाजत कोई इंतजाम करना था। मेरे लिए तुम मोजी के टीले से ज्यादा कीमती हो शांति, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी हिफाजत किस तरह कर सकूं। मेरे इस सवाल पर वो चौंक कर मुझसे अलहदा हो गई। मेरे सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब देना उसने इंतहाई संजीदगी से मेरे आंखों में देखते हुए कहा। सिकंदर, क्या तुम मेरे सिर्फ सरूप की बीवी के नाते मुझसे अब तक इतनी हमदर्दी का इजहार करते आए हो? उसकी आंखें दो आबदार मोतियों की तरह मेरे दिल में उतरती जा रही थी। उसने चंद लम्हे रुककर अपनी बात जारी रखी। मुझे नहीं मालूम तुम्हें अपनी पुष्पा को हासिल करने के लिए कितने कत्ल करना पड़े, लेकिन मुख्तलिफ हाथों से गुजरते हुए सरूप तक आते आते मेरी खातिर 12 अपनी जानें दे चुके हैं। और ये कहते हुए उसके लहजे का बला का फहर था। और जब मैं तुम्हारे कॉटेज में दाखिल हुआ और अगर किस्मत अच्छी ना होती तो तुम्हारी मकतूलीन में 13वां नाम मेरा भी शामिल होता, और यकीन करो मुझे इस यहाँ मारे जाने पर कोई दुख ना होता। सरकबाशी स्वरूप की मजलूम बीवी को डाकू से बचाते हुए उसने भरपूर लहजे में कहा। हाँ शांति। कुछ देर वो मुझे अजीब नजरों से देखते रहे, लेकिन सरूप अब मर चुका है सिकंदर, उसने बड़े दुख से कहा, और मैं इस दुनिया में तन्हा रह गई हूँ। इस मौजू पर हम फिर कभी तफसील से बात करेंगे, मैंने उसे समझाते हुए कहा। इस वक्त तुम्हारे ही सिलसिले में बहुत से मसाइल हैं, इस तरह मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकूंगी, उसने सोचते हुए जवाब दिया। देखो ना, तुम्हारा आंदर महल है, मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत औरतें 24 घंटे तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर रहती हैं। अपनी रंगीनियों में तुम एक बेवा का कहाँ तक साथ दे सकोगे? इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ उम्मीदें बांधूं, मैं अपनी जान बचाने पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ और अपने मसाइल से खुद मुझे निपटने दो। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। शांति का रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इस वक्त यहाँ आने का मेरा पहला मकसद ये था कि उसे सरूप की मौत का प्रसाद दूंगा। दूसरे बल्कीस या मलक सालेह को बचाने के सिलसिले में अगर मौजूद तरीन जगह हो सकती थी तो वो यही कॉटेज था, लेकिन यहाँ मैं ज्यादा बदले हुए हालात में आया था। मैंने देवी और उसके आनंद महल और उसके पत्थर के आदमी गारमू के चक्कर में आकर पूरे यकीन के साथ शांति की हिफाजत का जिम्मा ले लिया था, मगर इस दौरान देवी और नरगस के माबीन एक बाहमी मुआहदे में एक बाजारी जिन्स की खातिर मैं नरगस के जेरे कवालत आया, और गारमू की जगह मुझे ब्राजील के जंगलों की हजारों साल पुरानी कोई बदरू पुष्पा की शक्ल में मिली, जो पुष्पा समेत हजारों बदल सकती थी। इसके बंटवारे के दौरान गारमू देवी के पास चला गया और मैं जो ये समझे बैठा था कि शांति स्वरूप के बाद मजबूत हाथों में है। जब आज का मैच पहुंचा तो शांति और मौत के दरमियान सिर्फ गिनती के चंद लम्हों का फासला रह गया था। शांति को मेरे बदले हुए हालात का इल्म न था। आनंद महल में उसने मुझे एक प्रिंस की जिंदगी गुजारते देखा और अब वो ये समझने में खक बजानिब थी कि मैं शान शौकत और ऐशो आराम में उसे भूल गया।
चुनांचे मैंने तहैया कर लिया कि आइंदा से मैं अपने खुदा और अपनी जात के अलावा न किसी पर भरोसा करूंगा और न गैरुल्लाह की मदद तलब करूंगा। इसमें शक नहीं कि तकदीर ने मुझे अनदेखी ताकतों के हवाले कर दिया और कदम कदम पर मुझे इन मावराई ताकतों से इतनी बार सामना करना पड़ा था कि न सिर्फ मैंने हालात से समझौता किया बल्कि अपने मिजाज के बिल्कुल बरखिलाफ इन मावराई ताकतों पर भरोसा भी करने लगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि मैं जो सिकंदर था अब दूसरों के दस्त नगर पर बनकर रह गया। पुष्पा, मैंने आयशा से आवाज दी। हुक्म मेरे आका। देखो पुष्पा, मैंने संजीदगी से कहा, तुम मेरा हर हुक्म मानने पर मजबूर हो। मैं तुम्हें अपनी तरफ से आजाद करता हूँ। वो तो मुझे अब कई बार आजाद कर चुके हैं, लेकिन एक बार जब मैं किसी को बख्श दी जाती हूँ फिर खुद मुझ पर वापसी का हर दरवाजा बंद हो जाता है। फिर मुझे बताओ, मैं तुमसे और नरगस से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकता हूँ? मैंने झुंझलाकर पूछा। किसी भी तरह नहीं आका, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अलबत्ता इतना जरूर पूछूंगी कि मुझसे क्या कोई गलती सरजद हुई है, और अगर मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म ना दूं, मैं खामोशी के साथ इंतजार करती रहूंगी। ये ठीक है, मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। तुम खामोशी से इंतजार करती रहो, मैं तुम्हें आइंदा कोई हुक्म नहीं दूंगा। अलबत्ता आखिरी हुक्म यह है कि अब मेरी राह में आने की कोशिश मत करना। जो हुक्म मेरे आका। चलो किसी हद तक जो जान छूटी, मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए सोचा और शांति गलत फहमी दूर करने के लिए गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। शांति बिस्तर पर लेटी आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। उसके तिरछे हुए जिस्म के ऊपर मजबूत सिसकियों के साथ उस तरह हिचकोले खा रहे थे कि मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। मेरी जिंदगी एक बेकरार खुश्क सहरा की तरह थी। इस सहरा से रंगों रंग के बेशुमार काफिले गुजरते रहते थे, लेकिन मैं तो सिर्फ एक गुजरगाह था। चल लम्हे की कुदरती खुशबू से महका, फिर सहराए वजूद में वही बगोलू का रक्स, खत नजर तक उड़ती हुई रेत जैसी अजली प्यास। लेकिन शांति को देखकर दिल में एक अजीब किस्म का इस्तराब पैदा हो जाता। वो इस कदर बेबाक और निडर थी कि अगर औरत ना होती तो मेरी तरह होती। उसने इस वकार और संजीदगी से अपने शोहर की मौत के सदमे को सहा। वो हर लड़की की बस की बात नहीं होती। उसके हसूल के लिए 12 आदमी अपनी जात का नजराना पेश कर चुके थे, लेकिन मेरे लिए वो स्वरूप की एक अमानत थी। मैं इस अमानत की हिफाजत का वादा भी कर चुका था। बस इससे आगे वो मुझसे और क्या चाहती, ये बात मेरी समझ में ना आ रही थी। शांति, मैंने आहिस्ता से उसे पुकारा। हम अनदेखे दुश्मनों के दरमियान बैठे हैं। प्लीज इसे रोने धोने को खत्म करो। वो अपनी 4 लाशों का इंतकाम लेने के लिए किसी भी वक्त किसी भी तरफ से हम पे हमला कर सकते हैं। मेरे इस जुमले का शांति पर खातिरखा असर हुआ। वो कुछ देर खामोश लेटी रही, आंखें मलती हुई उठ बैठी। आंसू से नम उसका चेहरा और सुर्ख आंखें और तरतीब बाल और जगह जगह से डलकी हुई उसकी काली साड़ी उस वक्त उसे एक मुसव्वर का शाहकार बनाए हुए थी। वो कुछ देर सर झुकाए बैठी रही, फिर उसने आहिस्ता से अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखा और बेहद जब्त करने के बावजूद मोटे मोटे आंसू उसके रुखसारों पर डलक आए। अगर सरूपत जिंदा होता सिकंदर तो क्या उसका कटेज पर कोई हमला करने की जुर्रत कर सकता? उसने बड़े दुख के साथ मुझसे पूछा। मैं उसके करीब ही पलंग की पट्टी पर बैठ गया। उसकी बेतरतीब बालों को अपने हाथों से दुरुस्त करते हुए बोला, हम अब स्वरूप को वापस नहीं ला सकते शांति, लेकिन अगर तुम इसी तरह जज्बाती बनी रही तो इसका मतलब यही होगा कि दुश्मन को अपनी कमजोरी से फायदा उठाने का हम खुद अपनी तरफ से पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। उसने आहिस्ता से मेरे हाथ को अपने बालों पर से हटाया और बिस्तर से खड़ी होकर फिर उसकी नजर अपनी साड़ी पर पड़ी जो सीने पर से ढलक गई थी, और मैंने अपनी निगाहें नीचे कर ली। फिर कुछ देर के बाद मैंने कन अखियों से उसकी जानिब देखा। खुद को संभालने की इतनी जल्दी न थी। मैंने जल्दी से अपनी आंखें फिर नीचे की और मैं सच कहता हूँ कि शांति अजीब औरत थी। अभी वो रोते रोते उठी और मुझे इतना शाइस्ता देखकर उसकी शोही फिर ओद कर आई। अरे मिस्टर, उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं वाकई इतनी बदसूरत हूँ कि मेरी जानिब नजर उठाते तुम्हें इतनी कराहत महसूस हो रही है? मेरी मजबूरी है शांति। वो बेइख्तियार हंस पड़ी। क्या तुम्हें इससे पहले सूरज को नंगी आंखों से देखने का कोई तजुर्बा नहीं हुआ? नहीं, मैंने पहले भी यकीन कर लिया था, लेकिन तुम्हारे आनंद महल में कुछ वक्त गुजारने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि तुमने अपने बारे में जो कुछ बताया झूठ था। बहरहाल तुम मुझे सर उठाकर देख सकते हो। मैंने अपने बदन के तमाम बदसूरत हिस्से पूरी तरह ढक लिए हैं। मैंने सर उठाकर देखा तो उसने अपनी साड़ी को इस तरह कसकर बांधा कि उसके बदन का एक एक पेचो हम नुमाया था। मुझे अपनी जात से नफरत होने लगी। मैं बार बार जानता कि वो मेरे अनजानी दोस्त की एक मुकद्दस अमानत है। दूसरे अगर मैं इसके चक्कर में पड़ना ही चाहता तो इस शहर की खूबसूरत तरीन लड़कियां मेरे कदमों पर सर झुकाने को तैयार थी। लेकिन ऐसे मौके पर जब तक के अभी तक सरूफ की चिता से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था और मौजी के टेले में छुपे हुए खजाने की तलाश में हजारों शहर में बुझे हुए खंजर, बेशुमार पिस्टल और राइफलों की गोलियां मेरे जिस्म में दाखिल होने के लिए बेकरार थी।
یہ رومانوی گفتگو کچھ اس طرح تھی جیسے میں اپنے تہذیبی اقتدار پر خود اپنے ہی ہاتھوں سے تماچے مار رہا تھا۔ مگر آدمی اپنی ذات سے لاکھ معافی مانگے لیکن کوئی ادھر بھی تو دیکھے۔ ایمان اور تہذیبی اقتدار کی سلامتی اگر یک طرفہ ذمہ داری ہے تو اسے ذمہ داری عذاب جسم و جان کا نام دیا جائے گا۔ کس سوچ میں پڑ گئے؟ یہ سوچ رہا ہوں شانتی کہ میں تمہیں اب تک کیوں نہیں سمجھ پایا۔ اس لیے کہ تمہارا ذہن میری طرف سے الجھا ہوا ہے۔ مثلاً کبھی میں تمہیں سروپ کی بیوہ نظر آتی ہوں اور کبھی محض ایک عورت۔ کیا یہ میری مجبوری نہیں؟ تم صرف میری مجبوریوں پر نظر رکھو سکندر، تو میں تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہوں گی۔ ویسے مجھے تمہاری مجبوری کا تھوڑا بہت اندازہ ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی تم میرے لیے بالکل اجنبی بن جاتے ہو اور کبھی مجھے تسلی دینے کے بہانے تمہارے ملکانے حقوق کے ساتھ میرے بالوں سے کھیلنے لگتے ہیں۔ تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا شانتی۔ آؤ اب ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں باتیں کریں جو تمہاری جان کے پیچھے پڑے ہیں۔ اور پھر ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھے۔ شانتی نے پہلی بار اپنے ڈرائنگ روم کا گہری نظر سے جائزہ لیا۔ نہیں، میں یقین نہیں کر سکتی، اس نے تعجب کے ساتھ جیسے خود سے پھر وہ مخاطب سے ہوئی۔ کیا تم نے اسی کمرے میں چاروں کو ہلاک کیا؟ ہاں، گلا گھونٹ کر۔ نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہ تھا۔ سکندر، کیا تم نے ان کی لاشوں کے ساتھ ان کا خون بھی دفن کیا؟ یا تمہارے پاس ایسا کوئی جادو ہے کہ چھڑی گمائی اور یہاں سے خون کا ہر ڈبہ غائب؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اس کمرے میں توڑ پھوڑ بچائی تھی؟ ایسے لگتا تھا جیسے قیامت آ گئی۔ پھر انہوں نے مجھے سامنے والی کرسی سے باندھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 5 منٹ کی مہلت دی کہ میں انہیں موچی کے ٹیلے کا پتہ بتاؤں، اور میں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو یقیناً انہیں سب کچھ بتا دیتی، کیونکہ سروپ کے ان وفادار ساتھیوں کو جو کاٹیج کے اطراف پہرے پر مقرر تھے وہ پہلے ہی ختم کر چکے تھے۔ اب جبکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مجھ سے وہ کچھ معلوم نہیں کر سکیں گے، تب انہوں نے گنتی گننا شروع کر دی۔ میرے دل کی دھڑکنیں ویسے ہی ختم ہوتی جا رہی تھی کہ پسٹل کی آواز آئی اور میں سمجھی کہ میں گئی۔ پھر میری آنکھ کھلی تو تم میرے سامنے تھے۔ تم نے پہلا مجھ سے یہ سوال کیا کہ سکندر تم کیا شے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، لیکن شانتی اس وقت بہت سنجیدہ تھی۔ مجھے قدرتی طور پر تم سے یہی سوال پوچھنا چاہتا کیونکہ میں تو خود کو مردہ سمجھ بیٹھی۔ تمہیں دیکھ کر پہلا خیال یہی آیا کہ ظالموں کی گرفت سے تم ہی نے مجھے چھڑایا ہوگا، لیکن وہ 4 تھے اور تم تنہا ہو۔ میری سمجھ میں اب نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوا اور پوری بازی کس طرح ایک ساتھ الٹ گئی۔ اچھا ہے کہ گزرے واقعات کو بھول جاؤ شانتی۔ ذہن پر ذرا زور دے کر یہ سوچو کہ اس سے پہلے تم نے ان میں سے کسی آدمی کو سروپ کے پاس آتے جاتے دیکھا تھا یا کسی ایسے گروہ کا نام سنا تھا جس سے سروپ کی زندگی کو خطرہ درپیش ہو؟ نہیں، ان میں سے کبھی کوئی آدمی ہمارے کاٹیج پر نہیں آیا۔ البتہ سروپ کی جان کے دشمن تو بہت تھے۔ میں کس کس کا نام تمہیں بتاؤں؟ کبھی بھی کسی ایسے دشمن کا نام شانتی جس سے سروپ خوفزدہ رہتا ہو۔ وہ اکثر کسی ٹھاکر کا ذکر کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ٹھاکر اس کے راستے کی دیوار بن گیا ہے۔ ٹھاکر کے نام پر میں چونکا۔ وہ امر کوٹ کے اطراف کا بہت بڑا ڈاکو تھا اور پنجاب سندھ کی پولیس نے اس کی گرفتاری کر بڑے بڑے انعامات کا انعام کیا تھا۔ تم نے ایک میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا شانتی، میں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا تم ٹھاکر کو جانتے ہو؟ ہاں شانتی، امر راج کو کون نہیں جانتا؟ امر راج اور ٹھاکر، اور جیسے میں خواب میں بول رہی تھی۔ مگر سکندر، امر راج کو تم نے زندہ اپنے آنند محل میں گرفتار کر کے بلوایا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ مجھے اچانک ہی آنند محل سے واپس آنا پڑا، ورنہ میرا یہ عہد تھا کہ جہاں بھی وہ مجھے ملا میں اسے تڑپا کر ماروں گی۔ کوئی بات نہیں شانتی، امر راج جلد ہی اپنے جرائم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا انشاءاللہ تمہارے قدموں پر پڑا ہوگا۔ لیکن تم ٹھاکر اور امر راج کو کیوں ملا رہے ہو؟ اس کے لہجے پر ابھی تک حیرت تھی۔ اس لیے کہ ٹھاکر ڈکیت کا پورا نام آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ یہ بات صرف مجھے پتا ہے کہ امر راج اور ٹھاکر دونوں تھرپار کر کے رہنے والے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ امر راج اکثر ہفتوں تک لاہور سے غائب رہتا ہے۔ اور شانتی، ابھی جب میں یہ کڑیاں جوڑنے بیٹھا ہوں تو شروع میں میرا خیال تھا کہ ٹھاکر کا پتہ امر راج سے آسانی کے ساتھ معلوم کیا جا سکتا ہے، مگر فوراً ہی مجھے یہ بات بھی یاد آئی کہ لاہور کی زیر زمین دنیا میں امر راج صرف ٹھاکر کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شانتی کا چہرہ جوش سے کچھ اور سرخ ہو گیا۔ جب میں امر راج کے پاس تھی تو وہ مہینوں گھر سے باہر رہتا اور جب واپس آتا تو زیورات اور نوٹوں سے لندا پھندا واپس آتا۔ اس کے ساتھی اگر کبھی گھر پر آتے تو اسے اٹھا کر کہہ کر ہی پکارتے، لیکن اس طرف میرا خیال یوں نہ گیا کہ ادھر تھر پار کر میں ہر دوسرا آدمی ٹھاکر کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ خیر شانتی، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ جسے ہم حل نہ کر سکے۔ امر راج کو آج شام ہونے سے پہلے
हम इस कॉटेज में ले जाएंगे और अगर ये साबित हो गया कि वो 4 आदमी जो तुम्हें कत्ल करने आए थे इसके गिरोह से ताल्लुक रखते हैं तो अमर राज को इसकी बहुत महंगी कीमत अदा करना पड़ेगी। ये कहते हुए मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ, कहाँ जा रहे हो? उसने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे फौरी तौर पर कुछ दूसरे मसले भी तय करने हैं, लेकिन हमने अभी तक अपने मसले पर बात नहीं की। मैं समझता हूँ शांति, जब तक अमर राज पर हाथ न डाला जाए उस वक्त तक हम इस मसले को यहीं छोड़ देते हैं। मैं अमर राज की बात नहीं कर रही, उसने झुंझला कर कहा। मैं अपनी बात कर रही हूँ, चलो अपनी बात भी कर डालो। मैं मुस्कुराते हुए फिर बैठ गया। तुम अब यहाँ से कहीं ना जाओगे, उसने फैसलाकुन अंदाज में कहा। ये तो मेरा मसला है, तुम तो अपने किसी मसले की बात कर रही थी। मुझे इसके अंदाज पर हंसी आई। मैं मजाक नहीं कर रही, उसने संजीदगी से कहा। तुम्हें मुस्तकिल तौर पर यही कॉटेज में रहना है, वरना मैं खुद को शूट कर लूंगी। लेकिन सोचो तो शांति, मैं भूखा प्यासा यहाँ किस तरह रह सकता हूँ, जबकि सुबह से मैंने एक प्याली चाय तक नहीं पी। मैं अभी 1 मिनट में नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं उसे कमरे से बाहर जाता देखता रहा। ये औरत मेरे लिए क़यामत बनती जा रही थी। न उसे देखा जा सकता था और न उसे देखे बिना रहा जा सकता था। उसने शायद सच्ची कहा था कि तजादात खुद मेरे अपने जहन में थे। मैं ये तसीफा नहीं कर पा रहा था कि शांति को अगली राहों के सफर के लिए तन्हा छोड़ूं या उसकी हिफाजत की खातिर कुछ अरसा उसके साथ रहूं। अरे, उसने मुझे बावर्ची खाने से पुकारा। फ्रीजर में कुछ कबाब रखा है, क्या पराठों के साथ कुछ कबाब बना दूं? कबाब? मैंने हैरत से पूछा। क्या तुम गोश्त खाती हो? अभी तो प्रिंस सिकंदर मैं तुम्हें बहुत से शाक दूंगी, उसने हंसते हुए कहा। बोलो, बनाओ कबाब, जो चाहो बना दो। 1 मिनट। वो तेजी से कमरे में आती हुई बोली। क्या तुमने इन लोगों की लाशें तहखाने में छुपाई हैं? नहीं शांति। ये अमानत वहाँ तुमने कब रखी? उसने हैरत से पूछा। क्या तुम जब पहल आए थे? नहीं, आज ये अमानत वहाँ रखी है। शुक्रिया सिकंदर, वो दिल जमी से मुस्कुराई। किस बात का शुक्रिया? यही कि तुमने आनंद महल के मुकाबले में इस छोटे से गैर महफूज कॉटेज को तरजीह दी। आनंद महल को भूल जाओ शांति, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। वो कुछ देर हैरत से मुझे देखते रही, फिर आगे बढ़कर उसने बड़े प्यार से अपनी दोनों बाहें मेरी गर्दन में डाल दी। मेरे इस अजहारे ममनूनियत से किसी गलत फहमी में ना पड़ जाना सिकंदर, उसने मेरी गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा। स्वरूप अगर मेरी मर्जी के मुताबिक कोई काम करता था तो मैं इस तरह उसका शुक्रिया अदा किया करती, लेकिन मैं स्वरूप नहीं शांति, मैंने बराई हुई आवाज में जवाब दिया। वो बेइख्तियार तरीके से मेरे सीने से लग गई। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम स्वरूप के वाहिद दोस्त हो जिस पर मैं आंख करके इत्मीनान कर सकती हूँ, लेकिन मुझे खुद पर एतमाद नहीं है, इस वजह से कि जैसा तुमने मुझे बताया तुम्हारा अब तक किसी औरत से वास्ता नहीं पड़ा। उसने चेहरा उठाकर मेरी पेशानी को आहिस्ता से चूम लिया। जब औरत मर्द दोनों में बाएतमाद दोस्तों की तरह एतमाद होता है तो उन्हें आपस में प्यार और मोहब्बत के फूल निछावर करते रहना चाहिए। मुझे तुम्हारी आंखें अच्छी लगती हैं, तो अगर मैं इन्हें आहिस्ता से बोसा देकर हिराजे अकीदत पेश करना चाहूँ तो तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? ये तुम्हें मेरे लबो रुखसार पसंद है तो खुलकर इन्हें हिराजे अकीदत पेश करने से कौन सी मजबूरी तुम्हारे आड़े आ सकती है? मेरा मजहब शांति, वो ताज्जुब से मुझे देखती रह गई। मजहब तो कोई मजबूरी ना हुई, उसने हैरत से कहा। मैं भी मुसलमान हुई जाती हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? इस किस्म की बेतकल्फी मुसलमानों के यहाँ भी सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। खैर, वो दोबारा बावर्ची खाने की तरफ जाते हुए बोली। इस पर भी दोबारा बात की जा सकती है, लेकिन मैं पहले तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर लूं। और जब काफी देर के बाद वो मुख्तलिफ किस्म के खानों से लदी ट्रॉली घसीटती ड्राइंग रूम में वापस आई तो मलक साले को वहां बैठा देखकर चंद साल के लिए झिझकी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने अपनी साड़ी का पल्लू सर पे डाला और ट्रॉली मेरे सामने करते हुए बोली। आपकी तारीफ, ये हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े आदमी है शांति, और इनकी तमाम बड़ाई का इन्हिसार इस बात पर है कि ये अपने से ज्यादा बड़े लोगों के लिए सियासत के नाम पर शहर की सड़कों से शरीफ लड़कियों को अगवा कराते रहते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में बेशुमार तनहादार गुंडे मुलाजिम रख जोड़े हैं। तो आप अपने 10-5 गुंडे साथ में नहीं लाए? शांति ने मलक साले से पूछा। मैंने उन्हें इसका वक्त नहीं दिया, लेकिन ये मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं? काफी लंबी दास्तान है। अभी अच्छी लड़कियों की तरह तुम अपने कमरे में जाकर बैठो, मुझे इनसे अहम बातें करना है। इस पर याद आया सिकंदर, वो जाते जाते रुकी। हमारे बेडरूम का दरवाजा शायद अंदर से बंद हो गया है, इनसे फारिग होकर पहले दरवाजा खोलना। मैंने तो अभी कपड़े तक नहीं बदले। और फिर मुझे याद आया कि बेडरूम में तो बिल्किस को पुष्पा ने इस वक्त तक सुलाने का इंतजाम कर रखा है, जब तक मैं खुद आवाज देकर उसे ना उठाऊं। बिल्किस की शराफत और मासूमियत का ख्याल आते ही मेरी नफरत इस दरिंदे से कुछ ज्यादा और बढ़ गई। लेकिन आप जो शुरू से मेरी आदतों अतवार से वाकिफ हैं जानते हैं कि मुझे दूसरों का क्या हश्र करना होता है।
और अभी मैं इस बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रहा था कि पुष्पा ने मेरे जहन में सरगोशी की। आका, अमरराज अपने आदमी का बदला लेने के लिए 3 जीपू में मसलहे गुंडे बढ़कर कॉटेज में शांति को अगवा करने आ रहा है। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आका की सलामती मेरी जिम्मेदारी है। इसे आप चाहे तो बात करें, वरना कनीज हाजिर है। नहीं पुष्पा, इन जीपू को फिलहाल वापस करो। अमरराज के अड्डे पर ही मैं किसी दिन अमरराज से बात करूंगा। और आका, इस पैसे के बारे में क्या हुक्म है? इसे इसी के आदमी के हाथों लाहौर के किसी बड़े बाजार में खत्म कर दो। मुझे तो इस पर हाथ उठाते हुए भी कराहत हो रही है। और जैसे ही मैंने अपने जहन में पुष्पा को हुक्म दिया, मलिक साले मेरी नसों के सामने से गायब हो गया। अरे, दर्द से शांति की आवाज आई। मैं तो समझ रही थी कि हमारी खाबका अंदर से किसी ने बंद कर दी, लेकिन अभी मैंने हाथ ही लगाया कि खुल गई। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए बुलंद आवाज से कहा, तुम गुस्ल करके लिबास तब्दील करो, नाश्ते में तुम्हारे साथ ही करूंगा। नहीं प्रिंस, नाश्ता आप देवी के साथ करेंगे। मैंने देखा साधु महाराज मेरे सामने हाथ बांधे खड़े थे और मेरे जिस्म में कांटू तो लहू नहीं था। मेरी आंखों को यकीन नहीं आ रहा था। न जाने क्यों उस वक्त मेरी कैफियत कुछ अजीब सी होने लगी। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अनहोनी बात हो रही है। मेरी कैफियत में ये तायुन नाकाबिले फहम था। मेरा दिमाग मौफ होता जा रहा था, यहाँ तक कि मेरी आंखें बंद हो गई। फिर न जाने वो कौन सी जगह थी, कौन सा माहौल था, न जाने में कौन था, ये सब लोग कौन थे जो मेरे दुश्मन थे। मैं एक नए ही किरदार में ढल गया था, लेकिन एक अनोखा एतमाद, एक अजीब सी कैफियत थी मेरी। सब कुछ अजनबी, सब कुछ शनासा। उस वक्त मैं ये भी नहीं सोच सकता था कि मैं कुछ खो बैठा हूँ। मैं बिल्कुल मुतमिन था अपने हालात से, अपने माहौल और अपनी शख्सियत से। बहुत से किरदार मेरे शनासा थे, बहुत से रिश्ते आशना थे। मैं एक मुकम्मल अजनबी वजूद था खुद अपने आप से। मैं कौन हूँ? मैंने खुद से सवाल किया। शबान, ये मेरा नाम है? हाँ। मेरे इतराफ बिखरे लोग, जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये खाना का डेरा है। खाना कौन? मेरा दोस्त। लेकिन मेरी आंखों में तो उसकी सूरत भी नहीं आ जाएगी। ये सारे सवालात मेरे अंदर पैदा हो रहे थे और मुझे अंदर से ही जवाब मिल रहा था। लेकिन एक बार फिर दिमाग में चक्कर सा पैदा हुआ और मुझे साधु बाबा नजर आया। कुछ लोग तेरे और मेरे बीच आ रहे हैं। मैंने मेहनत करके तुझे जो शक्ति दान दी है वो तुझसे सारी शक्ति छीन लेना चाहते हैं। तुझसे पुष्पा छीन लेना चाहते हैं। तू मुसलमान है, बाअमल बावकार। काली कुव्वतों का गालिब तुझ पर जेब नहीं देता। एक आवाज सुनाई दी, मगर दुश्मनों में गिरा हुआ है। साधु की आवाज उभरी, ये भी काली कुव्वतों की एक चाल है। वो तेरे जहन को आजादी नहीं देना चाहते। उन्होंने तुझे एक नए किरदार में डाल दिया है। बस वो एक नए मसले में तुझ पर काबू नहीं पा सके। वो तेरा मुस्लिम नाम नहीं छीन सके। तू अब भी मुसलमान है। वो तुझे सिकंदर से हरिनाथ नहीं बना सके। दूसरी आवाज ने कहा। मेरा दिमाग दुख रहा है, मैं सो जाना चाहता हूँ। मैं चीख पड़ा, फिर सो गया। लेकिन रात के न जाने कौन से हिस्से में आंख खुल गई। अधूरी नींद की किरचियां मेरी आंखों में चिप रही थी, मगर मेरे खास पूरी तरह बेदार थे। मैं हमतन गोश होकर बाहर से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहा था। नीम तारीख कमरे से बाहर डलती हुई रात सरसरा रही थी और खेतों और खालों में ट्राते हुए मेंढकों के अलावा कहीं से कोई मामूली सी आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने फौरन ही कांच पर रखा हुआ लैंप गुल किया और गौर से सुनने लगा। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि डेरे की तरफ बढ़ने वाले मसले अफराद की तादाद 10 है। मैं अपनी इस अजीबोगरीब सलाहियत से बआसानी ये जान सकता था कि वो लोग डेरे से कितने फासले पर हैं और किस किस जगह पर हैं। उनमें से 3 मसले अफराद डेरे की पुष्ट पर थे। 2 आदमी डेरे के दाएं और बाएं दीवार की तरफ आ रहे थे, जबकि फाटक की तरफ बढ़ने वाले मसले अफराद की तादाद भी 3 थी। उनमें से एक जो निस्बतन आगे था, हासी तेज रफ्तारी से डेरे के फाटक की तरफ आ रहा था, जबकि बाकी तमाम अफराद रुक रुक कर और निहायत मुख्तात अंदाज से चल रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई और मेरा जहन इंतहाई सूरत से उस घेरे से बच निकलने की तरकीबें सोचने लगा। वक्त के मुख्तसर तरीन वक्फे में मैंने एक फैसला किया। मैंने टटोल कर तकिए के नीचे से अपना रिवॉल्वर और टार्च उठाई और कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैंने महसूस किया कि दाएं बाएं और पुश की तरफ से आने वाले अफराद डेरे के बिल्कुल करीब पहुंचकर रुक गए हैं, जबकि सामने से आने वाले तीनों अफराद भी डेरे के फाटक से कुछ दूर थे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। मैंने तेजी से सहन का जायजा लिया। डेरे का सहन खामोशी में डूबा हुआ था। ये एक इंतहाई अंधेरी रात थी, मगर तारों की मध्यम रोशनी में तोड़ी के इन बड़े बड़े बोरू को देख सकता था जो सहन के आखिरी हिस्से में बने हुए डारू में और डारू से बाहर तक बिखरे हुए थे। फाटक की तरफ बढ़ने वाले तीनों अफराद अब फाटक के सामने पहुंचकर रुके और मैं इनके पैरों तले चिड़चिड़ाते हुए सूखे पत्तों की आवाज सुन सकता था। चंद जीपों के बाद एक खुफिया सी आहट उभरी और फिर नीम रोशन आसमान के सामने मैंने एक इंसानी साय को डेरे के बिरोनी दीवार पर बुलंद होते देखा।
वो शख्स दीवार पर चढ़कर चंद लम्हों तक डेरे के सहन का जायजा लेता रहा, फिर आहिस्ता से अंदर को कूद गया। कुछ देर तक वहीं जमीन पर बैठा रहा, फिर आहिस्ता से उठा और बेआवाज कदमों से फाटक की तरफ बढ़ गया। मैं इसी लम्हे का मुंतजिर था। मैं जानता था कि इस कमरे में मुझे न पाकर वो मायूसी के आलम में बाहर निकलेंगे और फौरन ही सहन का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। यही चंद सेकंड मेरे लिए निहायत अहम थे। वो लोग अभी कमरे के दरवाजे से चंद कदम दूर ही थे कि मैं अपनी रिहाइशगाह से निकला और सहन में पड़े हुए एक बोरे की ओट में आ खड़ा हुआ। जो ही दूर से 2 अफराद कमरे में दाखिल हुए, मैं बोरे की ओर से निकला और बेआवाज कदमों से दौड़ता हुआ डेरे के फाटक की तरफ बढ़ा, मगर फाटक में पहुंचते ही मुझे ठटक कर रुक जाना पड़ा। फाटक के सामने एक और शख्स मौजूद था। खुशकिस्मती से उसका रुख दूसरी तरफ था और वो टहलता हुआ दाईं तरफ जा रहा था। मैंने एक बार पलटकर अपने कमरे की तरफ देखा। तीनों मसले आदमी उस कमरे में दाखिल हो चुके थे और अब किसी भी लम्हे बाहर आने वाले थे। मैंने कुर्ते की जेब से रिवाल्वर निकाला और निहायत मुख्तात कदमों से उस शख्स की तरफ बढ़ा। मैंने रिवाल्वर को नाम से थाला और उस शख्स के बिल्कुल करीब पहुंचकर रिवाल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से उसकी गद्दी पर दे मारा। फिर इससे पहले कि उसकी कोई आवाज निकलती, मैंने बायां हाथ मजबूती से उसके मुंह पे रखा, मगर मेरा वो हाथ उसके चेहरे पर जमा न रह सका। वो शख्स लड़खड़ाया और कोई आवाज निकाले बगैर जमीन पर ढेर हो गया। मैं उसे वहीं छोड़कर तेजी से उन खेतों की तरफ बढ़ गया जो डेरे के सामने से शुरू होकर दूर तक फैले थे। अगले ही लम्हे मैं इन खेतों में पहुंचा। मैंने झुककर अपने आप को पौधों की आड़ में छुपाया और उसी हालत में तेजी से उस तरफ बढ़ने लगा जिधर घने दरख्तों का एक झुंड नजर आ रहा था। मगर मैं अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक बारूद की तेज और तीखी बू मेरे नथनों से टकराई और उसके साथ ही एक चमक लहराई। चंद सेकंड के 10वें हिस्से में मुझे मालूम हुआ डेरे के दाईं तरफ कई अफराद, किसी ने मुझे देखा और मुझ पर गोली चला दी। मैंने उछलकर खुद को एक तरफ गिराया। अगले ही लम्हे एक गोली सन्नाटे के साथ मेरे ऊपर से गुजरी और उसके साथ ही टार्च की रोशनी खेतों में हरकत करने लगी। मेरा दिल उछलकर हलक में आया। मैं अब तक किसी गुमान में था कि मेरे दुश्मनों को मेरे फरार का इल्म होने में कुछ वक्त लगेगा। इस दौरान मैं डेरे से काफी दूर निकल चुका होगा, मगर अब सूरत हाल काफी बदल चुकी थी। दुश्मनों को न सिर्फ ये मालूम हो गया था कि मैं डेरे से निकल आया हूँ, बल्कि उन्हें ये भी इल्म था कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। मैंने जरा सा सर उठाकर देखा तो अचानक मुझे दाएं तरफ चंद घोड़ों के साए नजर आए। चंद लम्हों के बाद मैं इन घोड़ों के बिल्कुल करीब पहुंचा। उसी वक्त मेरी नजर उस जीप पर पड़ी जो कुछ दूर बाईं तरफ टाली के एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। पहले तो मेरे दिल में आया कि मैं इस जीप की तरफ जाऊं और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करूं, मगर फौरन ही मुझे ख्याल आया कि हो सकता है इस जीप में कोई शख्स मौजूद हो। घोड़ों के करीब पहुंचकर मैंने एक बार फिर पलट कर देखा। तारीकी की वजह से मुझे कुछ नजर न आया, मगर डेरे की तरफ से अब कई लोगों के बोलने की आवाजें सुनाई दी थी। टार्चों की रोशनियां अब भी खेतों में हरकत कर रही थी। वो तीनों घोड़े खेतों के करीब उगे हुए आम के पेड़ों से बंधे थे। मैं पहले पेड़ के करीब पहुंचकर उठा और अपने आप को तने की ओट में छुपाकर उस पे सवार हुआ। आमों के पेड़ एक दूसरे के बहुत करीब थे और अगर मेरे दुश्मन मुझ पर फायर भी करते तो यही इम्कान था कि गोली मुझे न लगेगी। मगर ये बात शायद उनके वहमो गुमान में न थी कि मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। घोड़े पर सवार होने के बाद मैंने देखा कि टार्चों की रोशनी अभी तक उसी खेत पर मरकूज थी जहां मुझ पर गोली चलाई गई थी। मैंने घोड़े का रुख जनूब की तरफ मोड़ा और फिर लगाम को झटका देते हुए उसे एड़ लगा दी। अगले ही लम्हे वो घोड़ा घने खेतों में सरपट दौड़ रहा था और तेजी से दरख्तों के झुंड के करीब होता जा रहा था जो चंद फरांग दूर जनूब की तरफ नजर आ रहा था। कुछ देर के बाद मुझे उकब से फायरों की आवाज सुनाई दी, मगर उस वक्त तक मैं उनके निशाने की जिद में निकल चुका था। घने दरख्तों का सिलसिला अब मुझसे चंद गज ही दूर था। दरख्तों के इस झुंड में दाखिल होने के बाद मैंने अपनी रफ्तार कम न की, बल्कि पहले से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। ऊंचे और घने दरख्तों का ये सिलसिला कई एकड़ पर फैला हुआ था। दरख्तों के झुंड से निकलते ही मैंने घोड़े का रुख बाईं जानिब मोड़ा और तेजी से मशरक की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त तक मैं अपने जहन में ये तय कर चुका था कि मुझे कहाँ जाना है। खेतों से आगे बंजर और गैर आबाद जमीन का एक वसी और अरीज खिता था जो कई दूर तक फैला हुआ था। इस वीरान खिते की जमीन कररसा थी और इसमें जा बजा ऊंचे नीचे टीले और कहीं कहीं खूर झाड़ियां उगी हुई थी। इस खिते के आगाज में इंटू के इस बट्टे के खंडर थे जो शायद मेरी पैदाइश से पहले भी मतरूक हो चुका था। इन खंडरों के मुतालिक इर्द गिर्द के देहातों में तहा तहा के किस्से मशहूर थे। खेतों से गुजरते हुए मैं इन्हीं खंडरों के बारे में सोच रहा था। मैंने दरख्तों के झुंड से निकलते ही घोड़े करूं उस कोलरसा वीरान हिते की तरफ मोड़ा और मेरे नामालूम दुश्मनों का घोड़ा घने खेतों में सरपट दौड़ता हुआ उसी तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर के बाद मैं एक बाग के करीब गया। वहां से मैं उस बंजर हिते को देख सकता था। घोड़े की मध्यम रोशनी में उसका सफेद कलर दूर ही नजर आ रहा था। बाग में पहुंचकर मैंने घोड़े को रोका और नीचे उतर आया। कुछ सानियों के बाद मैं ऊपर पहुंचा, मगर मेरा एक पांव अभी आखिरी जीने पर था कि अचानक मुझे अपने करीब से किसी जानवर की वसीली गिराहट सुनाई दी। मेरे कदम वहीं ठटक कर रुक गए।
खतरे के एहसास से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं आंखें फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। मेरे इर्द गिर्द जली हुई ईंटों के ढेर पड़े थे और मेरे सामने भुट्टे का मुहीब और शिकस्ता टावर था। उस टावर के नीचे बने हुए छोटे छोटे कमरे सुबह के धुंधले में तारीक गारों की तरह महसूस हो रहे थे। अचानक ही वो गराहट दोबारा उभरी। मैंने चौंक कर इन अंधेरे कमरों की तरफ देखा और एक लम्हे के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। टावर के नीचे बने हुए एक तारीक कमरे में दो सुर्ख आंखें मुझ पर मरकूज थी। फिर अचानक उस तारीकी में दो और अंगाहे दहक उठे और अगले ही लम्हे इस अंधेर कमरे की आखिरी गोशे में दो और आंखें रोशन हो गई। फिर मुझे ऐसे लगा जैसे वो सारी आंखें धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही हैं। मुझे अपना खून रगों में जमता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने एक बार पलट कर देखा, मगर हर तरफ मलगजे अंधेरे और सन्नाटे का राज था। मेरा हाथ बेइख्तियार कुर्ते की जेब में रिंग गया। मैंने अपना रिवॉल्वर निकाला और दोबारा उस अंधेरे कमरे की तरफ देखने लगा। वो चमकती हुई सुर्ख आंखें अब कुछ और करीब आ गई और इसके गराने की आवाजें पहले से ज्यादा गुसीली और वाज़ेह हो गई। मैंने रिवॉल्वर के ट्रिगर पर उंगली जमाई और खिसकता हुआ तेजी से टावर के करीब पहुंच गया। मगर उसी वक्त वो तीनों साए उछलकर उसी अंधेरे खूह से बाहर आए। सुबह के मध्यम उजाले में मैंने देखा कि वो 3 जंगली गीदड़ हैं, मगर उनकी जिसामत तकरीबन भेड़ियों जैसी थी। उनके नुकीले दांत चमक रहे थे। उनकी दहकती हुई सुर्ख आंखें मुझ पर जमी हुई थी। मैंने अपना दायां हाथ उठाया और दीवार की लबलबी दबाने ही वाला था कि अचानक ही मुझे अपने नामालूम दुश्मनों का ख्याल आया। यकीनन इस वक्त भी दीवानावार मुझे खेतों में वो तलाश कर रहे होंगे। ये खंडर इन खेतों से ज्यादा दूर नहीं। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। वक्त के मुख्तसर तरीन वक्फे में मैंने ये बात कब सोची। मैंने रिवॉल्वर दोबारा अपनी जेब में रखा और कुर्ते की बाएं जेब से टॉर्च निकाली। टॉर्च रोशन करके मैंने उसका रुख उन गजबनाक गीदड़ों की तरफ किया जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। टॉर्च की रेस रोशनी जो ही उनकी आंखों पर पड़ी, वो घबराकर चंद कदम पीछे हटे। मैं उनकी घबराहट से फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार था। जो ही वो पीछे हटे, मैंने करीब पड़े हुए ईंटों के टुकड़े उठाए और पूरी कुव्वत से उन पर फेंकने लगा। वो गीदड़ चीखते गिराते हुए तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे और अगले लम्हे बट्टे से नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद भी वो बहुत देर तक बट्टे के इर्द गिर्द मुंडलाते रहे और मेरी जानिब मुंह करके गजबनाक आवाजों में कराते रहे। इस दौरान मैं मुसलसल इन पर ईंटें और पत्थर फेंकता रहा। फिर एक भारी इन गिदड़ों में से एक के सर पर लगी और चीखता हुआ मगरबी टीलू की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसके बाद दूसरे गिदड़ भी इसी तरह भागे और कुछ देर के बाद टीलू की ओट में गायब हो गई। मैं वही बट्टे के टावर से तेज लगाकर बैठा और अपनी बेतरतीब सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। सुबह का नीलगी धुंधला दिन के उजाले में बदलने लगा। गिरदो पेश की चीजें अब मुझे वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थी। मैं चंद मिनट तक वहीं बैठा रहा। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह मुझे दूर तक की चीजें अब नजर आने लगी हैं, उसी तरह कोई दूर से मुझे भी देख सकता है। ये ख्याल आते ही मैं वहां से उठा और टावर के नीचे बने हुए कमरे की तरफ बढ़ गया। टूटी और जली हुई ईंटों के ढेर पर कदम रखता हुआ पहले मैं उस कमरे में पहुंचा जिसमें कुछ देर पहले तक गीदड़ बसेरा किए हुए थे। ये कमरा तीनों तरफ से बंद था, इसलिए अब मैं इसमें किसी कदर तारीकी महसूस कर रहा था। मैंने टॉर्च रोशन की और मुख्तात कदमों से आगे बढ़ा। मेरा ख्याल था कि शायद अब भी इसमें कोई जानवर मौजूद होगा, मगर टॉर्च की रोशनी में जब मैंने आगे पीछे देखा तो मुझे पता चला कि कमरा बिल्कुल खाली है। लेकिन इस कमरे में इतना ताफुन था कि चंद मिनट से ज्यादा वहां ठहरना मुमकिन न था। मैं उस कमरे से निकला और दूसरे कमरे का जायजा लेने लगा। यूं तो सभी कमरे ईंटों से और झाड़ झखाड़ से अटे हुए थे, मगर बाएं जानब का आखिरी कमरा कदरे साफ था। दूसरे कमरों के बरअक्स इसके सामने की दीवार भी तकरीबन सलामत थी। सिर्फ छत के करीब कुछ ईंटें निकली थी। मैंने उसी शगाफ में से झांककर उस कमरे का जायजा लिया और फिर कुछ और ईंटें निकालकर अंदर को कूद गया। इस कमरे के गोशे में ईंटों का एक काफी बड़ा ढेर था और दूसरे गोशे में लकड़ी के कुछ टूटे हुए बक्से बेतरतीबी से पड़े थे। इन बक्सों में और कमरे की दीवार पर मकड़ी के बेशुमार जाले थे और कमरे के गिर्द फर्श पर छिपकलों और कीड़ों के रेंगने से लकीरों के जाल से बने हुए थे। मैंने पहले तो लकड़ी के एक पतले से तख्ते की मदद से जाले साफ किए और फिर इन बक्सों को जोड़कर एक तख्ता बनाया और फिर इस पर बैठ गया। लकड़ी के बक्सों पर बैठा मैं गुज़िश्ता रात के वाकयात के बारे में सोच रहा था। चंद घंटे बेशर जिन मसले फराद ने डेरे पर धावा बोला वो यकीनन दुश्मनों के भेजे हुए थे, मगर हैरानी की बात यह थी कि उन्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ कि मैं वहां मौजूद हूँ। लेकिन मैं इस खंडर में कब तक छुपा रहूंगा, मैंने अपने आप से पूछा, मगर मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब न था। मैं फौरी तौर पर उस कमरे से निकलने का खतरा भी मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि इस बात का कभी इम्कान था कि दुश्मनों के पालतू आदमी अभी तक इस इलाके में मुझे खोजते फिर रहे हैं। इनके पास घोड़ों के अलावा एक जीप भी थी। वो यकीनन मेरी तलाश में इलाके का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। ये दुरुस्त था कि गांव के आदमी दिन के वक्त भी इन खड्डों की तरफ जाते हुए घबराते थे, मगर फिर भी इस इम्कान को मस्तरद नहीं किया जा सकता था कि शायद मेरे ही दुश्मन मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाए।
یہ خیال آتے ہی میں اٹھا اور سامنے کی دیوار میں بنے ہوئے شگاف میں اینٹیں جما دی۔ چھت کے قریب میں نے 2 اینٹوں کی جگہ خالی چھوڑی تاکہ کمرے میں ان کی آمد و رفت جاری رہے، مگر اس جگہ کو پر کرنے کے لیے بھی میں نے 2 اینٹیں دیوار پر رکھی تاکہ اوپر سے کوئی آہٹ سنائی دے تو میں فوراً ہی وہاں اینٹیں جما دوں۔ باہر گرمیوں کی تیز تار چمک دور پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے بٹے کے شکستہ ٹاور کے قریب پہنچ کر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر بٹے کی ٹوٹی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ وہاں ارد گرد اونچے نیچے ٹیلوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ میں ٹیلوں کے سلسلے کے اعتبار سے سفر کرتا رہا۔ تھوڑی دیر تک چلتے رہنے کے بعد کھیت نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ بنجر سلسلہ یہاں ختم ہو جاتا تھا اور آگے کھیت شروع ہو جاتے۔ کچھ ہی دیر میں کھیتوں کے قریب پہنچا۔ ہرے بھرے کھیتوں کا یہ سلسلہ خد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا، مگر کسی انسان کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ میں ان کھیتوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، لیکن میں ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ مجھے دور سے راہڑ چلنے کی آواز سنائی دی اور میں وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ راہڑ چلنے کا مطلب یہ تھا کہ کھیتوں کے درمیان لگے ہوئے راہڑ پر اس وقت کچھ لوگ یقیناً موجود ہوں گے۔ میں وہیں ایک کھالے کے کنارے بیٹھا اور خاتو کی مدد سے اس کا گدلا پانی پینے لگا۔ خوب سیر ہونے کے بعد میں اٹھا، واپس اسی طرف چل دیا جدھر سے آیا تھا۔ میں شام تک اسی کھنڈر میں چھپا رہا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو میں اس کمرے سے نکلا اور اوپر آیا۔ کچھ دیر کے بعد کہیں دور سے مغرب کی اذان سنائی دی اور پھر مغرب کی طرف سے پے در پے دھماکوں کی آوازیں ابھرنے لگی۔ ان آوازوں کو سنتے ہی میرے دل میں پہلا خیال یہ ابھرا کہ شاید کہیں فائرنگ ہو رہی ہے۔ میرا ہاتھ بے اختیار کرتے کی جیب میں رینگ گیا اور میں نے اپنا ریوالور نکالا، مگر فوراً مجھے احساس ہوا کہ یہ آوازیں فائرنگ کی نہیں، شاید کہیں قریب ہی پٹاخے چھوڑے جا رہے تھے۔ کچھ لمحے تو میں ذرا حیران ہوا، لیکن پھر اچانک ہی مجھے یہ پٹاخے اپنے ذہن میں پھوٹتے محسوس ہوئے۔ مجھے ایسے لگا جیسے ہر آواز کے ساتھ میرے ذہن کے خانے کھلتے جا رہے ہوں۔ استاد چنگا، میرے دوست، میرا ماضی اور پھر سب سے بڑا میرا بچپن کا یار رحیم، جس نے ہمیشہ میری مصیبت اپنے سر لی اور اب بھی وہ میری ہی وجہ سے نہ جانے کیسے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ مگر یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمام تر قوتیں حاصل ہونے کے باوجود میں اپنے دشمنوں کو زیر کرنے میں ناکام رہا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ اسرار قوتیں مجھے اپنے راستوں پر چلانے کی کوشش کر رہی تھی اور ایک طرح سے انہوں نے مجھے اپنے چال میں جکڑ لیا تھا۔ ایک آواز پھر میرے اندر سے ابھری، ٹھیک سوچا تو نے، وہ قوتیں تجھے بے عمل کر کے مفلوج کر دینا چاہتی ہیں، اور اب جو تیرے گرد بکھرے ہوئے ہیں یہ بھی تیرے لیے ایک امتحان ہے۔ ایک پر اسرار آواز جسے نرگس کے نام سے جانتا ہے تجھ سے چمٹی ہوئی ہے، ابھی تک تو اس کے لیے بے چین ہے، اور دوسری شیطانی قوتیں تجھ پر زیادہ حاوی رہی ہیں، لیکن اب تجھے جن دشمنوں کا سامنا ہے وہ نرگس کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے تیرے گرد جال بننا شروع کر دیے۔ اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر اس جال سے نکل، اور جب تو ان دونوں طلسمی قوتوں کے جال توڑ دے گا تو پھر تجھے وہ قوت ملے گی جسے ایمان کی قوت کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تجھے خود عمل کرنا ہوگا، خود اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے لوگوں سے روشناس ہو جا۔ یہ جہاں تو چھپا ہوا ہے نیاز کا ڈیرا ہے، اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے کردار تیری زندگی میں آئیں گے جنہیں اب تو اجنبی نہیں سمجھے گا۔ اپنے آپ کو ان سے اجنبی سمجھنا چھوڑ اور اپنی زہریلی قوتوں سے کام لے کر اس نئے جال سے نکلنے کی کوشش کر۔ وقت حالات تیری مدد کریں گے، اور جب تو ان دونوں قوتوں کے اثر سے نکل جائے گا تو خود تیرے اندر ایک ایسی قوت موجود ہوگی جس سے تو اپنے روشن مستقبل کو دیکھ سکے گا۔ پھر یوں لگا جیسے دماغ میں سینکڑوں شیشے ٹوٹ گئے ہوں۔ نیا ماحول، نیا کردار، اب میں اپنے ماضی سے اجنبی نہیں رہا تھا۔ میرا خال بے شک میرے لیے مشکلات کا باعث تھا، میرا بدلا ہوا نام چاہے کچھ بھی ہو، میں جانتا تھا کہ شبان اور سکندر ایک ہی ہیں، لیکن سکندر کو اب شبان کی حیثیت سے دنیا سے روشناس ہونا پڑے گا۔ نرگس ایک جرائم پیشہ عورت تھی، نہ جانے کیسے کیسے مجھ پر راز انکشاف ہو رہے تھے۔ وہ پر اسرار اور حسین شکلیں جنہوں نے میرے ارد گرد حلقہ باندھا ہوا تھا اب نمایاں ہوتی جا رہی تھی، اور مجھے ہر قیمت پر اس ماحول سے بچنا تھا۔ چنانچہ اب میں پوری طرح خودشار ہو گیا، نہ اب میں اس ماحول سے اجنبی تھا اور نہ حالات سے۔ بہرحال اب میں انتظار کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ مغربی افق کی سرخی غائب ہو گئی اور شام کا دھندلا رات کی تاریکی میں بدل گیا۔ جب دور سے اذان کی آواز سنائی دی تو میں بٹے سے اترا اور ٹیلوں کے درمیان سے گزرتا ہوا کھیتوں کی طرف چل دیا۔ میں نے جان بوجھ کر طویل راستہ اختیار کیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میں نیاز کے ڈیرے کے قریب پہنچا اور درختوں کے جھنڈ سے نکل کر ایک پگڈنڈی پر آیا جو ڈیرے کے سامنے سے گزرتی ہوئی گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ نیاز اب میرے لیے اجنبی نہ تھا، اسی طرح عزیز بھی میرا واقف تھا۔ یہ سارے کے سارے میرے ارد گرد پھیلے ہوئے لوگ تھے، میرے نئے کردار کے ساتھ سفر کرنے والے۔ وہ میرے لیے اجنبی ہو سکتے تھے لیکن میں ان کے لیے اجنبی نہ تھا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک ہی کچھ آہٹیں محسوس ہوئی اور میں رکا۔ یہ آہٹیں ڈیرے کے آس پاس ہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا اور آہستہ قدموں کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آہٹیں اسی جگہ سے آ رہی ہیں جہاں کل رات میرے دشمنوں نے اپنے گھوڑے باندھے ہوئے تھے۔
मैं खेतों में झुककर चलता हुआ कुछ ही देर में उस जगह के करीब पहुंचा। अब मैं तारीकी में उस शख्स को देख सकता था जो आम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। उसका रुख डेरे की तरफ था और वो बिल्कुल बेहिस्सो हरकत खड़ा था। मैंने एक दरख्त की ऊंट से खड़े होकर बहुत गौर से चारों तरफ देखा, मगर उस शख्स ने दूर दूर तक किसी और का पता नहीं बताया। मैं घने दरख्तों में झुककर चलता हुआ आहिस्ता से उस शख्स की पुष्प पर पहुंचा। वो अब मुझसे तकरीबन 5 गज दूर था। मैंने जेब से अपना रिवाल्वर निकाला और फासले का सही अंदाजा लगाने के बाद पंजों के बल चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। मेरा इरादा था कि मैं पहले इससे नहता करूं, फिर इसे मालूम करने की कोशिश करूं कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन मेरी कोशिश कामयाब ना रही। मैं उससे कुछ ही दूर था कि अचानक ही वो पलट पड़ा। उसने मुझे देखा और बेख्तियार उसका हाथ अपने लिबास की जानिब बढ़ा। मेरे पास अब इसके सिवा और कोई चारा न था कि मैं फौरन ही इस पर झपट पड़ूं। उसे एक हथियार निकालने का मौका न दूं, चुनाचे ये मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने उछलकर दरमियानी फासला तय किया और उसके सर पर पहुंच गया। फिर इससे पहले कि वो अपना पिस्टल निकाल सकता, मैंने अपना दायां हाथ उठाया और रिवाल्वर का दस्ता पूरी कुव्वत से उसकी कनपट्टी पे दे मारा। उस शख्स के हलक से एक गुटी गुटी कराह निकली और वो तेवराकर वहीं ढेर हो गया। मैंने झुककर उसके लिबास से पिस्टल निकाला। ये पुरानी तरह का गोड़ पिस्टल था। मैंने वो पिस्टल अपने कुर्ते की जेब में रखा और झुककर उसकी नब्ज टटोलने लगा। वो शख्स जिंदा था, मगर आधे घंटे से पहले होश में नहीं आ सकता था। फिर भी एहतियात के तौर पर मैंने उसके कंधे पे पड़ा हुआ साफा उतारा, उसे वहीं दरमियान से फाड़कर 2 लंबी पट्टियां बनाई। एक पट्टी से मैंने उसके पैरों को और दूसरी पट्टी से उसके हाथों को बांधा। उसकी जेब की तलाशी लेने पर मुझे एक बड़ा सा सूती रुमाल मिला। मैंने उसका गोला बनाकर उस शख्स के मुंह में ठोसा और फिर उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ा। कुछ देर के बाद डेरे के करीब पहुंचा। डेरे का फाटक बंद था। मैंने इर्द गिर्द के खेतों में झुककर चलते हुए डेरे का चक्कर लगाया, मगर अंदर से ना तो कोई आवाज सुनाई दी और न कहीं से रोशनी की कोई किरण नजर आई। इसका मतलब ये था कि डेरे में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है।